आज हम कुछ 4 अंक वाले प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो पिछले भाग में शेष बच गए थे। एथेनोइक अम्ल से बेंजीन बनाने की क्रिया का केवल समीकरण लिखना है। एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH एसिटिक अम्ल है। इसको सबसे पहले कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, और फिर इसको हम जैसे सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मैथेन प्राप्त हो जाता है। फिर मैथेन का क्लोरीनीकरण करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसमें से क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो मेथिल क्लोराइड बनता है, और इस मेथिल क्लोराइड पे बोर्ड रिएक्शन कराते हैं, यानी इसको हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है CH3CH3। बोर्ड्स रिएक्शन आप पढ़ चुके इसकी पहली। अब हम इस एथेन का फिर क्लोरीनीकरण कराते हैं तो C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर इसके अल्कोहलिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एथिलीन प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका ब्रोमीनीकरण करेंगे तो हमें CH2CH2Br जो प्राप्त होगा, यानी 1,2 डाइब्रोमो एथेन प्राप्त होगा। और 1,2 डाइब्रोमो एथेन की क्रिया हम अल्कोहलिक OH से कराएंगे तो हमें ये प्राप्त होता है CH3 डबल बॉन्ड CHBr, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, यानी एक हाइड्रोजन इसका एक ब्रोमीन हट जाता है HBr निकल के, और फिर हम सोडामाइड से इसकी क्रिया करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिलीन। और जो एसिटिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं तो आप जानते हैं, इसको हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में से गुजारते हैं 873 केल्विन तक तो हमें नली में दूसरी ओर से बेंजीन प्राप्त हो जाती है। इस तरह से इसका ये समीकरण आपको लिखना है। अब देखें आप एथेन 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, एथीन से 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाना है, इसकी रिएक्शन आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एथीन है, एथीन के HBr से क्रिया कराते हैं तो 1,2 डाइब्रोमो एथेन प्राप्त होगा। फिर इसकी पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो CH3CH2CN मिलेगा, यानी हमें एथिल साइनाइड मिलेगा। एथिल साइनाइड का आप चयन कराएंगे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो जो साइनाइड समूह है वहाँ पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और नाइट्रोजन के साथ ही 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से ये बनेगा C2H3CH2CH2NH2, यानी ये प्रोपेनामाइड बनेगा। और प्रोपेनामाइड की हम सोडियम नाइट्राइड से क्रिया करा देंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा प्रोपेल एल्कोहल। जो प्रोपाइल एल्कोहल हमें प्राप्त होगा वो इसका हम PCl5 से क्रिया कराएंगे तो उसका क्लोरीनीकरण हो जाएगा, और क्लोरीनीकरण करके अल्कोहलिक की OH से क्रिया कराएंगे तो HCl, जो मैंने अल्कोहलिक की OH से क्रिया कराएंगे तो HCl निकल जाएगा और यहाँ क्लोरीन हट जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना प्रोपीन। और प्रोपीन का ब्रोमीनीकरण कराएंगे तो 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये हमें ये समीकरण लिख देना है। 6वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि यद्यपि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं फिर भी ये अत्यधिक स्थायी है, ऐसा क्यों। जैसा आप जानते हैं जो डबल बॉन्ड है वो आपका असंतृप्तता की निशानी है, और असंतृप्त जो अणु होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, वो अपनी संयोजकता को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेंजीन में ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे के जो कारण देते हुए बताया गया है कि बेंजीन के स्थायित्व का कारण अनुनाद या पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। जो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें डीलोकलाइज्ड होते हैं, और ये किसी एक कार्बन से या 2 कार्बन से बंधे नहीं होते हैं, ये बेंजीन रिंग के 6 कार्बन से बंधे रहते हैं। इस तरह से जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो स्थानीकृत होने के कारण ये 6 कार्बन के नाभिकों से जुड़े रहते हैं, इसीलिए ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन का बला है, ये स्थायी होता है। और उसको उसकी संरचना देख करके हम ये समझ सकते हैं कि इसमें एरोमेटिसिटी कैसे पाई जाती है और कैसे इसका अस्तित्व होता है। तो ये आप इसकी बेंजीन की संरचना को देखें तो इसमें क्या होता है, बेंजीन में देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड होते कार्बन पे। तो बेंजीन में sp2 संकरण होता है बेंजीन के कार्बन में, और इसमें sp2 संकरण में आपको पता है 120 अंश का कोण होता है, तो इन सभी में 120 का आंतरिक कोण बनता है। और sp2 संकरण में आपको पता है कैसा
विन्यास होता है, ये समतलीय त्रिकोणीय विन्यास होता है। तो ये पूरा जो बेंजीन का 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है कैसा है, समतलीय है। अब चूंकि समतल में है, इसमें एक एक असंकरित ऑर्बिटल भी उपस्थित है। हम एक एक असंकरित ऑर्बिटल को इस तरह मान सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कि ये यदि कागज के तल में ये तीन आपका ये तीन ऑर्बिटल हैं, तो चौथा जो ऑर्बिटल है वो कागज तल के लंबवत होगा, यानी एक इसके ऊपर होता है और एक दूसरा इसके नीचे होगा। तो ऊपर ऊपर एक रिंग बनेगी, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रही है, ऊपर ऊपर एक रिंग बनी है और दूसरी इसके नीचे नीचे एक रिंग बनी है। तो जो कार्बन के तल के ऊपर एक रिंग है और नीचे एक रिंग है, ये इस तरह से ये 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 के 6 डीलोकलाइज्ड रहते हैं और 6 के 6 आपकी रिंग बनाते हैं। इसलिए जो 6 कार्बन के नाभिकों से ये 6 इलेक्ट्रॉन जुड़े रहते हैं, फलस्वरूप ये 6 से आकर्षित होते हैं, इसीलिए ये अधिक स्थायी है। और इसमें आप अनुनाद पढ़ ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें आपको बताना है। जैसा कि आप ऊपर भी प्रश्न में देख चुके हैं कि एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए अणु को पहले समतलीय होना चाहिए, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और उसमें हकल-लूल का पालन उसको करना चाहिए। यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पहले लिखा है अणु के तल में ऊपर तथा नीचे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों का एक चक्रीय अभ्र होना चाहिए। जैसा कि बेंजीन में हम आपने देखा संरचना में, तो बेंजीन के जो 6 कार्बन हैं उसका जो तल ये है, तो इसके तल के एक नीचे रिंग बनी होती है और इस तल के एक ऊपर रिंग बनी होती है और इस रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अभ्र होना चाहिए, चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभ्र के होना चाहिए ऊपर और नीचे। दूसरा अणु को समतलीय होना चाहिए, क्योंकि समतलीय जब होगा तभी तो पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण होगा, और इसलिए वलय कैसी होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए, ताकि पी कक्षकों का जो चक्रीय व्यापन है वो हो सके। तीसरी शर्त इसमें हकल रूल का से पालन करना चाहिए, अर्थात 4n+2 संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहाँ पे n बराबर 0, 1, 2, 3 है। यदि n बराबर 1 रखते हैं तो ये 4 एकम 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कम से कम, जैसा कि बेंजीन में होते हैं। इस तरह से ये 3 शर्तें हैं किसी यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए। जब ये 3 शर्तों का पालन करता है तो वो अणु एरोमेटिक होता है। अब देखिए प्रश्न है अगला 8वां प्रश्न है, इसमें मेथेन के क्लोरीनीकरण की संपूर्ण क्रिया लिखना है। अब इसमें हम पहले बात करते हैं किस तरह से वो क्रिया होती है। इस तरह से आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके पहले मेथिल क्लोराइड बनता है, एक एसिड निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में मेथिल क्लोराइड दूसरे क्लोरीन से क्रिया करके CH2Cl2 यानी डाई क्लोरोमेथेन बनाता है। फिर तीसरे क्लोरीन से क्रिया करके ये ट्राई क्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म बनाता है, और फिर चौथे से क्रिया करके ये लास्ट में CCl4 बना लेता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक हाइड्रोजन को एक एक क्लोरीन द्वारा विस्थापित किया जाता है, जी इसकी संपूर्ण क्रिया हो गई। और जो इसकी मुक्त मूलक क्रिया विधि है वो आप इस तरह समझ सकते हैं। ये 3 स्टेप में पूरी होती है। पहला तो है श्रृंखला का आरंभन यानी इनिशिएशन, और इसका जो श्रृंखला का इनिशिएशन होता है समांश विदलन से होता है, क्योंकि जो क्लोरीन का अणु है इसके सांझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो आधा एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है। इसके विषमांश और समांश विदलन होता है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, और इन मुक्त मूलकों से ही श्रृंखला का संचरण होता है। जैसे ये मुक्त मूलक क्लोरीन मेथेन के संपर्क में जाता है तो मेथिल मुक्त मूलक बनाता है, HCl बन के क्लोराइड निकल जाता है, और जो मेथिल मुक्त मूलक है फिर दूसरे क्लोरीन को तोड़ता है, तो ये मेथिल मुक्त मूलक इस क्लोरीन से क्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाएगा और एक मुक्त मूलक उत्पन्न करेगा, और ये मुक्त मूलक दोबारा मेथेन से क्रिया करेगा, फिर दूसरा मुक्त मूलक उत्पन्न होगा। इस तरह से क्रिया ये चलती रहती है। और श्रृंखला का समापन कब होता है, जब 2 मेथिल मुक्त मूलक मिलकर एथेन बना लें तो बंद हो जाती है श्रृंखला, या फिर 2 क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर Cl2 बना लें तो श्रृंखला बंद हो जाती है, या फिर एक मेथिल मूलक और एक क्लोरीन मूलक क्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाएं तो श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इस तरह से 3 कारणों से श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो श्रृंखला का समापन है, पहले आरंभन है व संचरण, और तीसरा समापन। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। और जो 9वां प्रश्न है इसमें
कोई एल्केन का एक सूत्र दिया है, इसमें हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन परमाणु की संख्या निकालना है और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या बताना है। तो यहाँ पे जैसे हम इसमें इस सूत्र को देखें, इसको आप अच्छा बड़ा सा बना लीजिएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राथमिक कार्बन वे कार्बन होते हैं जो अब केवल एक कार्बन से जुड़े होते हैं, बाकी से हाइड्रोजन से संतुष्ट होती है उनकी। द्वितीय कार्बन वे कार्बन होते हैं जो 2 कार्बनों से जुड़े होते हैं, और तृतीय कार्बन वे होते हैं जो 3 कार्बनों से जुड़े होते हैं, और चतुष्क कार्बन वही होते हैं जो कि 4 कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ हमें इनकी पहचान करना है। तो यहाँ आप देखें, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये जो पर्टिकुलर एक कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन से जुड़ा है। ये जो कार्बन है ये आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये द्वितीय कार्बन हो गया। यहाँ पे देखिए CH3 में एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन आप देखें तो ये चारों तरफ एक एक कार्बन से जुड़ा है, नहीं ये चतुष्क कार्बन है। ये जी कार्बन है तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। और ये कार्बन देखिए 1, 2 और 3 से जुड़ा है, तो ये टर्सरी कार्बन है। इस तरह से हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन की पहचान कर ली। अब हम इसमें ये देखना है कि प्राइमरी कार्बन कितने हैं उनकी संख्या बताना है, द्वितीयक कार्बन कितने हैं उनकी संख्या बताना है। तो आप यहाँ देखें प्राथमिक कार्बन की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 प्राथमिक कार्बन हैं, और प्रत्येक प्राथमिक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो ये हो जाएगी 5 कार्बन है और 5 या 15 कुल हाइड्रोजन परमाणु हैं, 15। द्वितीय कार्बन हम यहाँ देखें तो यहाँ हम पाते हैं ये द्वितीय कार्बन है, एक ये है द्वितीय कार्बन, एक दूसरा ये है द्वितीय कार्बन, ये 2 ही द्वितीय कार्बन है और प्रत्येक से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो द्वितीय कार्बन परमाणु की संख्या 2 है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी 2 दूनी 4। अब हम देखें तृतीय कार्बन की, तो जो तृतीय कार्बन है वो है, उनकी संख्या देखिए कि हाँ एक ही है, तृतीय कार्बन आपका यही है केवल। और इसमें देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं और हाइड्रोजन केवल एक जुड़ा है। तृतीय कार्बन से केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। चतुष्क कार्बन भी एक ही है और इससे केवल, वैसे में कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा रहता क्योंकि चारों संयुक्ताएं इसकी कार्बन से ही संतुष्ट होती हैं, इसलिए चतुष्क कार्बन भी एक है। इस तरह से ये प्रश्न हुआ। अब देखें हम 10वां प्रश्न में हम पूछा गया है क्वथनांक पर एल्केन के शाखन का क्या प्रभाव होता है। यहाँ पे जो ब्रांचिंग ऑफ एल्केन है ये क्वथनांक को कम कर देता है। एल्केन की श्रृंखला में यदि शाखन होता है तो उसका क्वथनांक कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि जब एल्केन नॉर्मल एल्केन होता है, यानी वो सीधी श्रृंखला में होता है, तो एक लंबा लंबा अणु बनता है और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो काफ़ी अधिक होता है। जैसे इसमें ब्रांचिंग बढ़ जाती है यानी शाखन बढ़ जाता है, तो इस जो अणु है, अणु की जो आकृति